अच्छा, जैसे आपने बताया कि ठीक है, मतलब ये अलामात आ गई हैं, ठीक है, तो अब इस सूरत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये अलामात आ गई हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन कोई है इस तरह का डाटा या आपने किसी साथ कुछ देखा हो कि मतलब इमिग्रेंट्स जो है अलामात आने के बावजूद भी डॉक्टर से रुजू कम करते हैं कंपेयर टू लोकल पॉपुलेशन, मतलब ऐसा भी कब होता है? ऐसा होता है, और ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में हम देखते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि जो एक स्टूडेंट आया है पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी, यूके में, एक तो वो अंडर प्रेशर है और वो डिप्रेस भी है, मिसाल के तौर पे। तो उसने उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक दिन अपनी जॉब से छुट्टी करे और डॉक्टर को दिखाए। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का आपको पता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है समटाइम्स। तो एक तो उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको खुद अपने आप को समझने में टाइम लगता है कि मुझे बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं। अगर उनको समझ भी आ जाए तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है। नंबर 3, उनके पास मे बी इतने पैसे नहीं है कि वो जाके वो मेडिसिन खरीद सके, क्योंकि अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी है वो भी उन्होंने जाके 10 पाउंड पर प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने पे करना है। ऐसे ही हो सकता है उनके पास उसके पैसे नहीं है। और चौथी बात ये कि अगर एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे सारा अलामात उसको आ रही हैं, अगर वो किसी से बात करता है कि यार मुझे सारा कुछ आ रही है, तो उसको कोई हेल्पफुल रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसके अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयर है या जो भी है। तो ये जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा का मतलब ये कि जो एक बैड परसेप्शन या एक बैड इमेज जो एक माशरे में डेवलप है, कि अगर मैं किसी को बताऊं कि यार मुझे लगता है कि मुझे कोई ज़हनी बीमारी है, अगला बंदा क्या कहेगा, तू पागल हो गया है, बिल्कुल वो तो पागल हो गया है, वो ऐसे ही पागल खाने दाखिल है, वो पागलों को डॉक्टर को दिखा रहा ऐसे है। ही है। हमारे यहाँ बात ही ये होती है। तो अगर किसी बंदे को बीमारी भी है तो वो हिचकिचाता है डॉक्टर के पास जाने ऐसे पे, ही क्योंकि वो बिल्कुल कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये पागलों के डॉक्टर को दिखा रहा है। तो इसलिए जो इमिग्रेंट्स हैं, वो इस चीज से भी घबराते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मतलब इतना 21वीं सदी में रहने के बावजूद मतलब ये सोशल स्टिग्मा जो है ये अभी तक बहुत ज्यादा कॉमन है। ये बहुत कॉमन है। जबकि मैंने देखा है कि अगर आप अपनी इन इश्यूज को डिस्क्लोज करते हो, आप डिस्कस करते हो, तो उससे आपकी जो अलामात हैं उसमें कमी आती है। यानी कि आप एग्जांपल ले लें, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ हर दूसरे तीसरे को मोर और लेस किसी न किसी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। लेकिन जो मुझे अच्छी बात लग रही है वो ये कि वो खुल के सामने आ रहे हैं। जब वो लोग सेलिब्रिटीज वगैरह खुल के सामने आ रहे हैं और अपने मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से जो आम लोगों की जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी डिस्कस कर लेना चाहिए किसी न किसी के साथ। हो सकता है कि आप डर रहे हो कि यार मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, मे बी यू हैव अ गुड फ्रेंड। आपको गुड फ्रेंड नहीं मिलता, आप जाएं मस्जिद के इमाम से बात करें, वो आपसे बात करेंगे। वो भी एक हमारे एक मजहबी लीडर हैं, स्कॉलर हैं, जो कि मे बी आप उनसे एटलीस्ट, यानी कि वो एक दिल की भड़ास निकालने की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ही माइट नॉट, ऑब्वियसली इज नॉट मेडिकली ट्रेन्ड, सो वो मे बी आपको वो उस मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से कोई आपको एडवाइस ना दे सके, लेकिन जो आपको रूहानी वो कोई एडवाइस देंगे वो आपको दे सकते हैं। आपके दिल की भड़ास निकल सकती है। आप कोई दोस्त ढूंढ लें। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उसको डिस्कस करें। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल, इसकी मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई मसले हो रहे हैं किसी भी किस्म के, मूड के या किसी भी किस्म के, अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम बेहतर फील करते हैं। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं कैथारसिस। अच्छा, इस कैथारसिस का मतलब यह है कि जब हम अपने मसाइल किसी से डिस्कस करते हैं, बेशक वो अगला बंदा हमारा कोई हेल्प ना कर सके, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेहतर फील करने लग जाते हैं। और जब हम बेहतर फील करते हैं तो हम अपने मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बेहतर फील नहीं कर रहे तो हम अपने मसाइल को हल भी नहीं कर सकते सही तरीके से। ऐसे ही। तो इससे मैं एग्री करता हूँ कि आपको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अब हर तरह के लोग मौजूद हैं कम्युनिटी में। अब कुछ लोगों की हेल्पफुल राय होगी, कुछ लोगों की हेल्पफुल नहीं होगी। ये भी एक मसला होता है, बंदा डिस्कस करते हुए घबराता है किसी और से। हाँ, वो आपको गलत ही कोई और मशवरा दे दे तुम्हारा तो काम खत्म हो चुका है। अच्छा, एक और भी बात,
अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यानी कि अब मैं इमोशनली हाई हूँ और बहुत सारे लोग होते हैं यार मैं तो मर्द हूँ मैंने नहीं रोना। मेरे कुछ दोस्त हैं जब वो यूके में आए तो मुझे कहते हैं आशिम मैं जाके ना पार्क में अकेला बैठ के रोता था। तो डू यू थिंक कि अगर आप इमोशनली हाई हैं और आप जाके रोएं तो उससे कोई फर्क पड़ता है? ओके जी, पहली बात ये कि ये बहुत कॉमन है कि ये वाला फिनोमिना कि मैं मर्द हूँ हाँ। या मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द ऐसे ही रोता है। नहीं है, जो नहीं। रोता है वो वीक होता है। बिल्कुल। ये ज्यादा कॉमन है हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो मैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को जानता हूँ, बिल्कुल तो उनमें बहुत कॉमन है ये। ऐसे ही। अगर आदमी किसी के सामने रोता है तो उसकी एक वीकनेस शुमार की जाती है। लेकिन इसका एक फायदा है, इसका ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्लाह ने बनाया है कि जब हम इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो रोने से ऑटोमेटिकली हम थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। इसका एक और पहलू भी है। अच्छा। कि उसका पहलू ये है कि जब भी हमें कोई मसला है, अगर हमें किसी भी किस्म का कोई मसला है, जब तक हम उस मसले को हम एक्नॉलेज ना करें तब तक हम उसको डील नहीं कर सकते। ठीक है। एक बंदा इमोशनली तौर पे अपसेट है लेकिन वो कहता है कि मैं मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, और वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा अपने मसले को, ठीक है, तो वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स ही होगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो अपसेट है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अकेले में जाके या नमाज पढ़ते हुए बंदा बाज़ दफ़ा रोता है, उससे भी बेहतर फील करता है। तो ये चीज़ें करने से हम एक्नॉलेज करते हैं कि मुझे ये मसला है और अल्लाह ताला मेरी ना मदद करे। तो ये एक्नॉलेज करने से फिर बंदे को आहिस्ता आहिस्ता उसके हल की तरफ बंदा जाता है। ये जो आपने की कि बंदा एक्नॉलेज करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ये प्रॉब्लम हो गई, पहले तो लोग इस चीज से नहीं निकल पा रहे होते कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि मेरे साथ ही क्यों। इसका जवाब ये है, इसका जवाब जानने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि दिमागी अमराज होते क्यों हैं। तो जो दिमागी या नफ्सियाती अमराज का जो वजह है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन ब्रॉडली हम उसको वजह को 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। और वो तीनों अवामिल मिलके दिमागी या ज़हनी अमराज को जन्म देते हैं। उसके अंदर एक तो है जेनेटिक, ठीक हो गया, रिस्क है ठीक कि है, अगर एक फैमिली के अंदर डिप्रेशन है जी जी, तो उस फैमिली के नए आने वाले मेंबर्स के अंदर डिप्रेशन होने का चांस ज्यादा है, बाकी लोगों से ज़्यादा होगा। ठीक है। नंबर एक तो ये हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन है तो आपको भी 100% होगा, हाँ, ऐसा नहीं है। गॉट इट। इसकी रिसर्च हुई है कि जिस तरह जुड़वा बच्चे होते हैं, जी। जुड़वा बच्चे 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक को बोलते हैं डाइजाइगोटिक। ये अच्छा। मेडिकल टर्म है, इसको आप ठीक है, ना परेशान हो। ठीक है, मोनोजाइगोटिक का मतलब ये है कि 2 जुड़वा बच्चे और जेनेटिकली वो बिल्कुल एक जैसे हैं, 100% कॉपी हैं। हम सब जेनेटिकली मुख्तलिफ हैं, भाई आपस में जेनेटिकली मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जेनेटिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, वो होते तो जुड़वा हैं लेकिन जेनेटिकली वो मुख्तलिफ होते हैं। गॉट इट। ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, दोनों में सेम जीन्स हैं। अगर इनके फैमिली के अंदर डिप्रेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को डिप्रेशन होगा। अच्छा, जीन्स दोनों में सेम है ठीक है, लेकिन दोनों में डिप्रेशन नहीं होगा, या दोनों में वो ज़हनी मर्ज नहीं होगा, दोनों में रिस्क मुख्तलिफ होगा। इससे जाहिर होता है कि दिमागी अमराज सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं होते, कुछ और अवामिल भी हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो Okay. क्या है? वो हमारी है नफ्सियाती या हमारा सोचने का तरीका। जिस तरह माइंड हमारा जो है वो एक हार्डवेयर है कंप्यूटर का, और जिस तरह हम सोचते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। आपका, मेरा, मुदस्सिर का, हम तीनों का दिमाग एक जैसा है देखने में, ठीक है, लेकिन हम तीनों उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिफरेंट यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें प्रोडक्ट मुख्तलिफ मिलती है। अब जो अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो अब 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं इननेट। इननेट का मतलब ये है कि वो कुछ हमारी क्वालिटीज होती हैं जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है,
और कुछ होती हैं जो अपनी हम जिंदगी के अंदर एक्वायर करते हैं। ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों आपके बच्चे हैं, माँ बाप सेम है, लेकिन एक बच्चे की तबीयत पैदा होते साथ ही मुख्तलिफ होती है, वो कम रोता है, अच्छा खाता है, अच्छा सोता है। दूसरा बच्चा है, माँ बाप सेम है, लेकिन ज़्यादा रोता है, अच्छा खाना नहीं खाता, रात को सोता भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं टेम्परामेंट। ठीक है। उनका टेम्परामेंट पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ होता है, और वो टेम्परामेंट पैदाइशी तौर पर जो मुख्तलिफ है वो फिर ज़िंदगी में आगे जाके उनको एक मुख्तलिफ इंसान बनाता है दोनों को। गॉट इट। उसके अंदर कुछ हेल्दी हमारे डेवलप होते हैं बिहेवियर या हमारे सोचने का तरीका, कुछ अनहेल्दी होते हैं। ठीक है। और जो अर्ली लाइफस्टाइल, अर्ली जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं 7-8 साल तक ठीक के, है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक को अगर रखें एक अच्छी फैमिली में और एक को अगर रखें डिसफंक्शनल फैमिली में जहाँ पे लड़ाई हो रही है, नशा होता है, दोनों, तो जिस फैमिली में नशा हो रहा है या जिस फैमिली की लड़ाई हो रही है, जिस फैमिली में स्टेबल नहीं है, उसके अंदर इलनेसेस होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो जुड़वा बच्चा जो स्टेबल फैमिली में है। ठीक हो गया। जीन्स दोनों के सेम है। तो ये चीजें भी असर डालती हैं। और तीसरा जो मेन फैक्टर है वो होते हैं हमारे सोशल एस्पेक्ट्स, जिस तरह जॉब है हमारे पास कि नहीं है, फाइनेंशियली हम स्टेबल हैं कि नहीं है, रिलेशनशिप हमारे कैसे हैं, सोशल सपोर्ट हमारे पास कितनी है, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है। ये सारी चीजें जब मिलती है ना, तो फिर जन्म होता है दिमागी अमराज का। आई होप कि मैंने आपका नहीं, आई गॉट इट। यानी कि अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए, आपके जीन्स काउंट होते हैं कि ये खानदानी बीमारी है कि नहीं है, सेकेंडली जिस हालात में आपकी परवरिश हुई है, और तीसरा जो इसको हम देखें कि आपके करंट हालात क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, इन तीनों चीजों को मिला के। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो जो सवाल था, हाँ यही तो, मैं ही क्यों, ये तो जो बंदा फिर इसी चीज में पड़ जाता है यार। अब आपको फॉर एग्जांपल ये मेंटल इलनेस हो गई है, I'm coming back to my question again। तो एक तो ये इसकी सर्कमस्टांशियल काइंड ऑफ एक वजह हो गई है। तो क्या उस बंदे को इसी चीज में वक्त जाया करना चाहिए, मैं ही क्यों और मैं ही क्यों और मैं ही क्यों? ओके, अगर अब उस मैं ही क्यों का आपने आंसर दे दिया है, आई गेस। नहीं, मैं आपसे उसकी जो रीजन सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो आप अपने आप से पूछते हैं मैं ही क्यों? एग्जैक्टली नहीं पूछते। नहीं। लेकिन अगर एक बंदे को ज़हनी बीमारी होती है तो वो पूछता है मैं ही क्यों। ऐसे ही क्यों? हमारे अंदर भी ये बायस है और हमारे अंदर भी बीमारियों की तरफ डिफरेंट अप्रोच है। तो मैं ही क्यों सवाल बंदे के जहन में आता है और बहुत तंग भी करता है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे बीमारी हो। जिस तरह मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे दमा हो या ब्लड प्रेशर हो, इस तरह मेरे हाथ में नहीं है कि ये मुझे ज़हनी बीमारी हो, क्योंकि मेरे जीन्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। मेरा जो बचपन है मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैं ज़हनी तौर पे बीमार हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से जो लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं वो लोग इस चीज को इस तरीके से लेके चलते हैं कि मे भी बस ये कोई कैंसर हो गया हमें, अब ये ठीक ही नहीं होगा। तो वो उसी को लेके ज्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे। ठीक, ये बड़ा ख्याल इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये दिमागी अमराज है। मर्ज शुरू होता है और चलता है और फिर आमतौर पे ख़त्म हो जाता है या बेटर हो जाता है। गुड। तो जो सारे ज़हनी अमराज हैं मोस्टली उनका एक क्लियर स्टार्ट होने का टाइम होता है। और जिस तरह हमें चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, हमें बुखार होता है, खांसी होती है, 2 हफ्ते खांसी रहती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाता है। डिप्रेशन भी ऐसे ही है कि शुरू होता है, अलामात शदीद हो जाती हैं, ट्रीटमेंट होता है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाता है और आदमी दोबारा अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ हो जाता है। कुछ ज़हनी बीमारियाँ होती हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, लेकिन उनमें भी बेहतरी आती है, इलाज से बेहतर होता है। बंदा इलाज कराता रहे या इलाज स्टिक रहे, अपने मेडिसिन खाता रहे तो बेहतर रहता है। छोड़ता है मेडिसिन तो फिर उसके दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेडिसिन वो ले रहा है वो एडिक्टिव है। ये भी एक बहुत कॉमन है, बिल्कुल कंफ्यूजन है लोगों में कि वो घबराते हैं दवाइयाँ खाते हुए, वो ये सोचते हैं कि ये हमें लग जाएंगी
या या ये एडिक्टिव है, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक बंदे का ब्लड प्रेशर है, वो दवाई खाता है ब्लड प्रेशर की, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, ठीक है, तो आया उसे छोड़ देनी चाहिए दवाई या खाते रहना चाहिए? गॉट इट। अगर वो छोड़ देगा, अगर वो कहे कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है मैं छोड़ दूं, तो कुछ हफ्ता ठीक रहेगा उसका ब्लड प्रेशर में भी, लेकिन बाद में दोबारा बढ़ जाएगा। तो वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे एडिक्टिव तो नहीं है दवाइयाँ, लेकिन उसको सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि वो खाता रहे उनको। ठीक है, कुछ दिमागी बीमारियों में ऐसा ही ये मामला है। ऐसा ही मामला है। तो बेसिकली जो लोग बार बार कहते हैं कि मैं ही क्यों, हम्म, उनके लिए इस डिस्कशन से जो मुझे कंक्लूजन आ रही है वो यही है कि इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। जैसे आपने कहा या तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नज़ला जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, सेम मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है वो सेम चीज़ है। और इसको हमने इस तरह करके नहीं ले लेना कि आपको कहीं पे कैंसर हो गया है, और ये भी नहीं कि ये लाइलाज बीमारी है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि विद टाइम इसका एक टाइम है शुरू होने का, और वो फिर थोड़ी देर जाके थोड़ी देर बाद वो चीज़ सेटल हो जाती है। सो यू गॉट टू टेक इट इजी। अच्छा, इसको इस तरह भी तो देखें आप, अगर मैं कहूँ कि एक लोगों की वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर हम 3 टाइम खाना खाते हैं, वो खाना हमारा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो इसी तरह जो दवाई वो खा रहे हैं वो उनकी बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है। अगर एक इसे ये सोच हो तो ये हो सकता है कि मदद करे लोगों को यार, कि ठीक है यार दवाई जैसे खाना ज़रूरी है, इसी तरह ये मेरी बीमारी को कंट्रोल करे रखने के लिए दवाई भी ज़रूरी है। बिल्कुल। आप एक आपने बात की और एक आपने बात की, मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ कि बिल्कुल दवाई खाना, अगर दवाई खाते हैं, जब भी कोई हमारी ज़िंदगी में मसला होता है, कोई भी मसला हो, दवाई को छोड़ें आप। हम ये सोचते हैं कि ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा है और ये काम ना करने से मुझे क्या नुकसान है। ठीक है, सेम ही चीज़ है दवाई खाने या ना खाने के बारे में। जिसको भी कोई दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम है, वो कागज़ पेंसिल उठाए और लिखे कि मैं दवाई खाता हूँ तो मुझे ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर मैं दवाई नहीं खाता तो हो सकता है मैं बीमार हो जाऊँ दोबारा। अगर मैं बीमार हो गया, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा जो फैमिली से रिलेशनशिप ख़राब होगा, फाइनेंशियली मैं मुतासर होऊँगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इन दोनों में से? जो चूज़ बिटवीन जो 2 इविल्स, चूज़ द लेसर इविल, जी, इस कम अ, बुरी चीज़ जो है वो उसको चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और गॉट दूसरी इट। जो बात आप कर रहे थे कि जिन लोगों को बीमारी होती है, दिमागी अमराज होते हैं, अम, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इट्स जस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड और इट्स एग्जैक्टली। लाइक अ कैंसर। और अब अगर हम उन लोगों के नज़रिए से चीज़ें देखें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। नो डाउट। एक ज़हनी मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारना इस माशरे में, कि जहाँ पे लोग लोग भी ताने दे रहे हैं, उसके ज़हनी मर्ज़ की वजह से उसका घर भी मुतासिर हो रहा है, जॉब भी उसकी सही नहीं हो पा रही, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुज़ारना। और उसके लिए ये कैंसर से कम नहीं है, उसके लिए ये एंड ऑफ द वर्ल्ड से कम नहीं है, लेकिन उसका इलाज मौजूद है और उस इलाज से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं बेहतर हो जाता काफ़ी हद तक। है। गॉट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, तो डिस्कस हमने कर लिया कि मेंटल जो इलनेस है वो क्या है, और उसका क्योर क्या, कैसे वो क्योरेबल है कि नहीं है। हम्म, कमिंग टू द पॉइंट कि इसका इलाज क्या, दवाइयाँ ही इसका इलाज है, या इस कोई और भी तरीका है इसके इलाज का? इसके इलाज के बहुत सारे तरीके हैं। दवाइयाँ सिर्फ एक वाहिद इलाज नहीं है। इसका एक दवाइयों से इलाज होता है, और दूसरा इसको आपने साइकोथेरेपी का नाम सुना होगा, जी, टॉकिंग थेरेपी ऐसे ही या है। काउंसलिंग जिसे आम ज़बान में कहते हैं, जी, इनसे भी इलाज होता है। ठीक है। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, जी, सीवियर डिप्रेशन, तो ये माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर जो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जिसे बोलते हैं, वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी कि मेडिसिन है। गॉट इट। तो लेकिन जब सीवियर डिप्रेशन होती है, तो फिर हमें दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अलामात हैं, आप दवाई नहीं लेना चाहते, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। तो दवाई के अलावा और भी ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। उनसे भी लोग बेहतर होते हैं, उनसे भी बीमारी भी बेहतर होती है।
तो यानी कि पहले हमें जो है ना दवाई से पहले एक दफ़ा थेरेपी की तरफ देख लेना चाहिए, और फिर अगर वो थेरेपिस्ट सजेस्ट करे तो दवाइयों की तरफ बढ़ा जाए। इसके इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि दवाई से पहले हमें लाजमी टॉकिंग थेरेपी या साइकोथेरेपी करवानी चाहिए, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हैं ठीक है। कि क्या दवाई लेना लाजमी है या इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं एट दिस स्टेज, ठीक और है। आपका डॉक्टर जो मशवरा दे और आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। गॉट इट। अच्छा, आजकल की जो जिस तरह लाइफस्टाइल है लोगों का, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को ले लेते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स को ले लें या इवन डॉक्टर्स को ले लें, वो बैठ के कंप्यूटर के सामने ही आपके सारा टाइम गुजर रहा है, यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर फिजिकल फिटनेस। तो जो फिजिकल फिटनेस होती है उसका मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है और ये कितना जरूरी है? तो जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो दे गो हैंड इन हैंड, दे बोथ हैव direct relationship with each other. If one is better, other would be better. If one is worse, it would affect other as well. ठीक है। तो इसलिए फिजिकल फिटनेस का या सेहत का ख्याल रखने से मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। ठीक है। और इसका एक और पहलू भी है कि एक चीज़ है उसे बोलते हैं टर्म, उसके लिए यूज होती है मेंटल वेल बीइंग। मेंटल वेल बीइंग ये होती है कि एक बंदे के अंदर कितनी सलाहियत है या रेजिस्टेंस है टू कि वो स्ट्रेस के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है मेंटल इलनेस डेवलप होने के लिए। ठीक है। मेंटल वेलबींग अगर बेहतर है तो हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं और कम चांसेस हैं मेंटल इलनेस डेवलप होने के। ठीक है। मेंटल वेलबींग अगर अच्छी नहीं है तो ज़्यादा चांसेस हैं डेवलप होने के। ठीक है। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंटल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके अंदर फिजिकल हेल्थ टॉप ऑफ द लिस्ट है। गॉट इट। उसके अंदर हमारा फिजिकल हेल्थ के अंदर जो मेन चीज़ें आमतौर पे हम कहते हैं कि वर्जिश करें जी 20 मिनट हफ्ते में 3 दफ़ा। ठीक है। तो फिर बाज़ लोग कहते हैं कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैंने ना वहाँ पे मुझे चलना पड़ता है, मेरे रोज़ाना के 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। हाँ, मेरी तो वर्जिश हो जाती है। मेरी वर्जिश हो जाती है, लेकिन उस वर्जिश का वो वर्जिश आपकी जिस्मानी तौर पर तो हो सकता है आपके लिए ठीक हो, लेकिन उसका आपको ज़हनी सेहत के लिए फ़ायदा कम होता है, क्योंकि जब हम वर्क पे होते हैं ना तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे जब हम वर्क में होते हैं, जब हम रिलैक्स नहीं होते तो वो हाई होता है, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्क में काम चल फिर रहे हैं, कॉर्टिसोल हाई है तो उसका मेंटल वेलबींग पे फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब हम काम के बाद शाम के टाइम हम 20 मिनट बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, हमारा कॉर्टिसोल कम होता है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे मेंटल वेलबींग पे। इसके अलावा और चीज़ें हैं जैसे कि हेल्दी ईटिंग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव है, ख़ासतौर पे यहाँ पे जी। कि अगर आप बाज़ार जाते हैं ग्रोसरी करने। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं कि पाए खा लिए हमने, पराठे खा लिए, मक्खन के साथ दबा के खाए। अब देखें, अब ये पाए खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर रोज़ पाए खाना इतनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है। मक्खन बड़ी अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, लेकिन हर रोज़ मक्खन खाना सही नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि वेस्ट में ख़ास करके यहाँ पे इतनी कि अगर हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो हर चीज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मतलब वो है कि जो एक खाने की प्रोडक्ट जो एक फैक्ट्री में बनी है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाले हुए हैं ताकि वो शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज हो, और वो चीज़ हम खा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ये भी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। लेकिन इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। और जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं होता वो एक्सपेंसिव भी बहुत होता है जी, और उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलड बाय करते हैं किसी ग्रोसरी से, उसकी लाइफ 2 डेज है। ठीक है। अगर आप सॉसेजेस बाय करते हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, उसकी लाइफ जो है इंडेफिनेट है, आप उसको फ्रीजर में रखें 2 साल इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा जो कुछ हमारी आदत हैं जिस तरह स्मोकिंग, ड्रिंकिंग,
इन चीज़ों का फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है और मेंटल हेल्थ पे भी ऐसे असर ही। पड़ता है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी पहलू हैं ज़िंदगी के, सोशल पहलू जो है हमारा, जी अगर हम लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो अगर हम फैमिली से अच्छा ताल्लुक है, अगर हमारी फैमिली है, लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो हमारा मेंटल वेल-बीइंग बेटर होती है, एज़ कम्पेयर टू एक बंदा जो अकेला रहता है, ऑब्वियसली उसके पास मेंटल वेल-बीइंग उसके ये मुतासिर आपने ना होगी। बहुत जबरदस्त बात की है, हुँ, क्योंकि सॉरी आपकी बात काटूं, हुँ, लेकिन जब कोविड आ गया था हुँ, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि मेंटली बहुत फिट थे और फिटनेस वाइज भी बहुत ठीक थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ की जो है ना वो प्रॉब्लम कोविड में स्पेशली शुरू हुई है। हुँ, लेकिन उन्हीं लोगों को फिर मैंने नोट किया है और उन्हीं की जुबानी की ये बातें हैं कि जब वो जाना शुरू हो गए हैं दोबारा, जब ये उनके ताल्लुकात बहाल हुए हैं, लोगों को उन्होंने देखना शुरू किया है, बाहर घूमना फिरना शुरू किया है, उनकी जो सिम्टम्स वगैरह वो बहुत इंप्रूव हो गए हैं। बिल्कुल। उसमें मैसिवली जो है ना वो फर्क आया है। हुँ, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक कमरे में बंद बैठे हुए हैं और हुँ, किसी से जाके बातचीत नहीं कर रहे और आप उसी तरह डिप्रेस बैठे हुए हैं, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू। हुँ, यू हुँ, हैव टू गो आउट, हुँ, जाके उठें, घूमें फिरें, तो हुँ, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। हुँ। और फिर वही बात है जो मैंने पहले की कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास बाहर जाने के मौके कम हैं। अगर बिल्कुल बाहर जाएँ भी तो किसके पास जाएँ? ऐसे ही है। तो वो मजबूर होते हैं अपनी ज़िंदगी एक घर में गुज़ारने के लिए। तो इस वजह से उनके अंदर फिर ये पेचीदगियाँ बढ़ती हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि हुँ, जैसे बंदा क्या खाता है, ठीक है, आप कह हुँ, रहे हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, हुँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि यार यू हैव अ वेरी बिज़ी डे एट वर्क, ठीक है ना? तो बंदा कहता है कि नहीं यार, आई हैव टू डू बिंज ईटिंग टुडे, हुँ, आई वांट टू ईट जंक टुडे, हुँ, और फिर बंदा फिर बैठता है और अच्छा खासा टका के जंक खा जाता है। हुँ, मतलब ये भी मतलब इज़ दिस समथिंग नॉर्मल दैट कैन हैपन विद द इमोशंस और योर हुँ। मेंटल हेल्थ? ये देखिए अब अगेन जो जंक खाते हैं चिप्स जंक क्या है? चिप्स हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये उससे तो चीज़ें खुशी मिलती है हाँ, यार। देखिए उससे वो खुशी वो खुशी का एक सोर्स है। उससे खुशी मिलती है, आ, लेकिन रोज़ाना समोसे पकोड़े खाने से फिर और बहुत सारी चीज़ें भी और मिलती बहुत हैं सारे फिर। मिल जाती हैं, ऐसी है। तो आई गॉट इट। तो लेकिन इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। हाँ देखिए इत्तेदाल के हमारा मज़हब तो हाँ कहता जी, है ये इत्तेदाल है कि हर चीज़ में इत्तेदाल होना चाहिए, ऐसे ही जो भी है। ऐसे ही तो इसी तरह अगर हम जंक खाते हैं कभी-कभार खा लें, तो इसको ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, अब अगर हम सारी चीज़ें खाना बंद कर दें तो क्या खाएँगे? हाँ, मजा, हर जिंदगी का मजा ही क्या रहेगा। हाँ, ऐसे ही है, गुड हो लेकिन गया। इसका एक और एस्पेक्ट भी है हाँ जी। कि साइकोलॉजी में कि समटाइम्स कुछ लोग जो मुश्किल हालात से गुज़र रहे होते हैं या डिप्रेस हैं, तो वो अपने आप को ना बड़ा बेबस फ़ील करते हैं ठीक है। कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। हम्म। तो जब वो घर आते हैं, तो वो जब कहते हैं कि तो खाना ज़्यादा खाते हैं या हाँ, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ये बात ठीक है आपकी। इससे उनको एटलीस्ट ये फीलिंग आती है कि एटलीस्ट मैं किसी चीज़ पे तो मेरा कंट्रोल है कि मैं खा रहा हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। बेशक ये अनहेल्दी है, आई डोंट केयर, बट आई एम मेकिंग अ डिसीजन। दे Got फील it. हैप्पी व्हेन दे ईट मोर। तो इससे कॉम्प्लिकेशन होती हैं कुछ। ठीक है। कुछ लोग ठीक है मतलब परेशान हो गए जो भी है, कुछ लोगों ने कहा कि यार ज़्यादा खा लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग फिर नहीं भी खाना खाते, मतलब ये भी कोई लिंक्ड है? बिल्कुल। ये जो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि लोगों का खाने का दिल नहीं करता। कि उनको अगर एक बिरयानी पसंद है, पहले वो शौक से खाते थे, लेकिन प्रेशर में है, काम पे कुछ प्रेशर चल रहा है, घर में कोई टेंशन चल रही है या उनका डिप्रेस है, तो उनके सामने उनके फेवरेट फूड ला के रखें, वो नहीं खाते। ये नहीं है कि वो जान में या जिद में नहीं खा रहे या नखरा दिखा रहे हैं किसी को या मूड दिखा रहे हाँ हैं, जी, लेकिन अंदर से उनके अंदर खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। नहीं करो। ये एक बहुत बड़ी अलामत है अच्छा, डिप्रेशन की, डिप्रेशन। जिसकी वजह से लोगों का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात करते हैं। सो फॉर हम्म, एग्जांपल, लोगों को डायग्नोज हो जाता है हम्म, कि यार ओके, यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाटएवर। ऑब्वियसली जब आपके एंजाइटी या डिप्रेशन आती है, यू यू योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू दैट। हम्म, कुछ आपके ऊपर कुछ हम्म, सांस आपकी फूल गई, हम्म, या कुछ कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया। हम्म, फिर जब आप लोगों को समझाते हैं कि यार ये आप इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट, वो थॉट्स आपको ये चीजें हम्म, प्रोवोक कर रही हैं, हम्म,
फिर लोग कहते हैं अच्छा मुझे पता भी लग गया, अच्छा ये थॉट्स मेरी ये काम कर रही हैं, तो अब तो मुझे पता लग गया कि यार ये मुझे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या दीज थॉट्स आर मेकिंग दिस हैपन, फिर भी क्यों हो रहा है, यानी कि इट्स जस्ट इट कैरीज ऑन, इट गोज ऑन। तो वो लोग चाहते हैं कि बस देयर एंड देन वो चीज खत्म हो जाए। क्या इसका टाइम से ताल्लुक है, इसमें कितना टाइम लगता है, क्या कोई टाइमलाइन है इसका कि कब ये चीज खत्म हो जाती है? ओके, तो ये इंटरेस्टिंग बात आपने की कि उनको कुछ फिजिकल अलामत आती हैं, जैसे सांस फूल रहा है या बेचैनी है या कुछ और फिजिकल अलामत है। देखिए जो हमारा दिमाग है ना, उसके अंदर ना दो तरह के मैकेनिज्म है। ठीक है। एक तरह का एक मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब ये है कि हमें एक डेंजर नजर आ रहा है, वो डेंजर आया, बेशक एक शेर आ रहा है हमारी तरफ, या काम के अंदर वर्क के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमसे संभल नहीं रही, वो एक डेंजर आ रहा है हमारी तरफ, या घर में हमारी नहीं बनती, या पापा जेब में पैसे नहीं है, वो डेंजर आ रहा है हमारी तरफ आया, तो हम उससे फाइट कर सकते हैं या हम भाग जाते हैं उस जगह से। अगर हम फाइट करने का डिसाइड करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को फाइट के लिए तैयार करता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारी सांस तेज हो जाती है ताकि अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाए, हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है ताकि सारा खून मसल्स में जाए और हमारा मसल फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। ये हमारा नॉर्मली होता है ब्रेन का रिस्पॉन्स। इसको प्रिमिटिव रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये रिस्पॉन्स जो ब्रेन का पार्ट हमारा कंट्रोल करता है ना, वो बहुत डीप है वो पार्ट, और वो ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में वो है। लेकिन जो हमारा आगे वाला पार्ट है ना, ये बाकी मैमल्स में या बाकी जानवरों में कम डेवलप्ड है। ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ना, ये फ्रंटल लोब जिसे बोलते हैं या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं, ये हमारी मदद करता है बहुत सारे काम करने में। खैर ये मैं टॉपिक से डिविएट कर रहा हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट का। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में कुछ मसला हुआ, और लेकिन हमारा जो दिमाग है उसको मैग्नीफाई करता है कि हमें छोटा सा मसला हुआ, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर वो मसला इतना ही बड़ा है कि एक शेर मेरी तरफ आ रहा है। ऑटोमेटिकली मेरा सांस तेज होगा, मेरे मसल्स में खून जाएगा, मुझे कपकपी हो जाएगी। तो ये हमारे माइंड का रिस्पॉन्स होता है। तो इसके अंदर भी डिफरेंट थेरेपीज हैं कि इसके अंदर माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपने शायद नाम सुना हो माइंडफुलनेस का, या ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज होती हैं। तो जब बंदा तेज तेज सांसें ले रहा होता है तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसकी वजह से हमारे एकदम थोड़ी झुंझुनाहट से शुरू होती है हाथों के अंदर, पैरों के अंदर, उसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। तो जो एंजाइटी के लोग होते हैं उनको ये अलामत होती हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी मेन वजह यही होती है कि उनका दिमाग अंदर से किसी चीज को थ्रेट परसीव कर रहा होता है और बॉडी को तैयार कर रहा होता है फाइट करने के लिए। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, जो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब आप बताते हैं ना इनको कि यार अच्छा ये तुम्हारी इस वजह से हो रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि वो उसको ऑलरेडी बात तो कुछ है नहीं, लेकिन अब आपने अपने माइंड को समझा दिया है कि भाई ये चीज अब आपके लिए डेंजर है, तो जब वो थॉट आपके पास आता है तो वो फिर आप उसी तरह उसको वो कंटिन्यूअसली वो करते हो। अब जिस तरह उसका एक मुझे किसी ने बताया था कि अब जिस तरह मैंने बात की थी ना कि आप फॉर एग्जाम्पल मुझे तो समझ आ गई, अच्छा यार ये कुछ बड़ी बात है नहीं, ये जो मैं चीज मेरे साथ हो रही है इसी वजह से हो रही है कि मेरे पास ये थॉट आ रहा है और ये उसकी वजह से मेरे पास बार बार हो रहा है। अच्छा, अब मुझे समझ तो आ गई है ना, अब मुझे चाहिए कि मेरे जो सिस्टम्स हैं वो रुक जाएं, यानी मुझे बात समझ आ गई, अच्छा यार ये भाई कोई डेंजर नहीं है। तो उसका एक और था कि आपने अपने माइंड को इतना स्विच ऑन ऑफ कर दिया कि अभी आपके माइंड को समझ ही नहीं आ रहा कि ये वाकई ये डेंजर रिमूव हो गया कि नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ हफ्ता दे दें, 2 हफ्ते दे दें, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो चीज माइंड को पता लग जाता है, अच्छा इट्स ये डेंजर है ही नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। ओके, यानी कि मैं ये चाह रहा था कि आप ये अगर ये इस बात में ये सदाकत है तो लोगों को ये बताएं कि यार
हाँ ठीक है, अगर आपको पता भी लग गया कि यार ये थॉट जो है ना ये आपको ये इशू कॉज कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट कि अब आपको पता लग गया आपको आज ही जो है ना बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। इट माइट टेक मे बी अ वीक और 2 वीक के आपके सारे जो सिम्टम्स हैं वो सेटल हो जाएं। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, तो इसके अंदर अगर तो एक बंदे को अलामत आ रही हैं और उसको पता चल जाता है कि इस जब भी ये होता है तो मुझे सांस फूल जाती है मेरी और मुझे कपकपाहट तारी हो जाती है, झुंझुनाहट शुरू होती है, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसको पता लग गया कि कब होती है मुझे। अब उसको करना क्या है? अब सिर्फ पता होने से ही काम नहीं बनता ना, कि अगर मुझे गला खराब है मेरा, मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मुझे पता चल गया कि मुझे इन्फेक्शन है, तो क्या आया ये काफी है? अच्छा, लेकिन उसका कुछ करना भी तो है ना। बिल्कुल। तो अब इसके अंदर अगर तो आपको पता चल जाता है कि इन हालात में मुझे होता है ये, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपको डॉक्टर से रब्ता करें, अपने जीपी के पास जाएं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अक्सर दफा इन चीजों के लिए दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। जी। कुछ एक्सरसाइज होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक मकड़ी को देख के मुझे पैनिक अटैक हो जाता है कि मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, कपकपाहट शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाते हैं, सांस ऊपर नीचे आना शुरू हो जाती है। अगर मैं कोशिश करूं कि अपने सांस को रेगुलेट करूं, 5 तक गिनूं, सांस अंदर लिया, फिर थोड़ी देर पॉज किया, फिर बाहर किया, सिर्फ सांस रेगुलेट करने से ही बहुत सारे हमारे फिजिकल अलामत कम हो जाती हैं। बाद लोगों में हेल्प होती है, बाद में नहीं होती। तो इसके अलावा माइंडफुलनेस है और बाकी टॉकिंग थेरेपीज बहुत सारी हैं जो इस तरह की एंजाइटी के मसलों को ठीक कर देती है। लेकिन सिर्फ पता होना, पता लग जाए आपको कि इस वजह से होता है और मैं वेट करूं 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, अच्छा मेरा ठीक है, ये नहीं कि आप कंसल्ट करें और हाँ जी, मे भी हो जाए छोटा मोटा मसला, लेकिन आप ठीक है। हाशिम भाई के सवाल से एक और सवाल ज़हन में आ रहा है कि जैसे कि सपोज किस तरह की अलामत हो रही हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि अक्सर इट्स नॉट इजी टू सी अ डॉक्टर, तो मतलब किस तरह के कोई सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं या मतलब कोई है जिनको लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लें, उनसे रब्ता करके मतलब डिस्कस कर लें, ठीक है, कि मतलब मुझे अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, या वो उसको इस तरह की कोई हेल्पफुल चीज़ें इंफॉर्मेशन दे दें लोगों को? देखिए, जो बाकी डॉक्टरों को जीपी को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इधर इंग्लैंड में एक ओवरऑल ड्राइव है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाए। इसलिए अगर आप जीपी को अपना कॉल करते हैं या ऑनलाइन कहते हैं कि मैंने आपको देखना है, मुझे ये मसले हैं, तो मोस्ट लाइकली वो आपको देखेंगे, या एटलीस्ट आपकी किसी नर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जो आपको गाइड करेगी कि आप दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये करें। और जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, देखिए सपोर्ट ग्रुप्स बहुत सारे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने किस सपोर्ट ग्रुप में जाना है, तो उसका अगर तो आपको कोई दोस्त है आपका जो जिसको सेम मसला है, वो कि मैं उस जगह जाता हूँ, हेल्प होती है, तो मे भी आपको हो जाए। लेकिन इसका ऐसे खुद ही से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में, कि आपको बेहतर है कि आप जीपी से बात करें। जीपी से बात नहीं भी होती, नर्स से बात होगी आपकी, वो एटलीस्ट आपको बता देगा या देगी कि आप उधर जाएं। या फिर इधर इंग्लैंड के अंदर एक इधर कैम्ब्रिज शायर में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे FRS है, फर्स्ट रिस्पांस सर्विस है, 111 ऑप्शन 2 है उसका, वो डेडिकेटेड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ पे लोग बहुत सीरियस लेते हैं इसको, तो वो इमीडिएटली जो है ना वो आपको असिस्टेंस मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम को। मेरे ख्याल से टॉपिक इतना ये वसी है कि इसको अगर हम डिस्कस करने बैठे तो रात गुजर जाएगी, पर एटलीस्ट आप आए, आपने एटलीस्ट इस जो टॉपिक है इसको उजागर किया है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एटलीस्ट इतना पता लग गया है कि अगर उनको कुछ सिम्टम्स आ रही हैं तो उन्होंने करना क्या है। इसको लेके नहीं बैठ जाना, चुप करके आपने नहीं बैठना, गो सी समवन, डॉक्टर्स को आपने कंसल्ट करना है और इस चीज़ को डिस्कस करें अपने जीपी के साथ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये आप हर किसी से भी ना डिस्कस करें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल फॉर इट, क्योंकि कुछ लोग आपको गलत भी एडवाइस दे सकते हैं। तो मेक श्योर इसका अगर मैं कुछ मैं वो काट रहा हूँ, जो अगर कोई टेक होम मैसेज अगर मैं देना चाहूँ जो भी ये इसको सुन रहा है, उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि
अगर आपको ऐसा कोई मसला होता है जी। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ब्लेम ना करें। ठीक है। ये आपका फॉल्ट नहीं है Nice. कि आपको डिप्रेशन हुआ है या एंजाइटी हुई है या कोई भी मसला है, ये बीमारी है और ये एक वजह से हुई है, उसका इलाज मौजूद है। जी। आप जाएं अपने डॉक्टर को देखें, इलाज के साथ चीज़ें बेटर होंगी। बेटर है। अगर नहीं जाते तो आपकी ज़िंदगी सफ़र होगी, आपकी अपनी फैमिली और अपने प्यारों की ज़िंदगी सफ़र होगी। ऐसे ही है। नहीं, थैंक यू वेरी मच, दैट आई गेस दैट कंक्लूड्स एवरीथिंग। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, और परदेश की बैठक को देखते रहिए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।